नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। रूस में युद्ध करने आखिर क्यों जा रहे हैं भारतीय? इसी सवाल पर चर्चा करने हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये शो लेकर, जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी। स्वागत है आपका प्रवीण। थैंक यू अपूर्वा। चलिए प्रवीण, शो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता पाएं कि आखिर इस समय रूस यूक्रेन युद्ध किस स्टेज पर है, वहाँ क्या चल रहा है और भारतीय वहाँ युद्ध करने क्यों जा रहे हैं? तो जैसे कि हमारे दर्शक सब जानते होंगे, अब 2 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन की युद्ध के, और इसमें बहुत लोग मरे हैं। अगर हम एक कंपैरिजन करना चाहेंगे तो अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला कि 33,000 उनके युवक मारे गए हैं। 33,000 का अगर हम अंदाज़ा करें तो भारत के 4 जंग सारे मिला के, कश्मीर की इंसर्जेंसी मिला के इतने लोग नहीं मरे हैं। और अगर फिर भी लोगों को लगता है कि 33,000 उतना बड़ा मतलब वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के मुकाबले नहीं लगता, तो ये याद रखना चाहिए कि पूरे यूक्रेन की आबादी 50 मिलियन है। तो ये छोटे मुल्क हैं। रूस में भी आबादी भारत या बड़े मुल्कों के तुलना में बहुत कम है, और कम लगातार हुए जा रही है। मतलब युवक लोग बच्चे पैदा कम करते हैं, तो युवक फ़ौज में उनको लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और काफ़ी टाइम से यूक्रेन में फॉरेन वॉलंटियर गए हैं, और अब पता लग रहा है कि रूस में कई सारे अलग अलग मुल्कों के लोगों को उनने रिक्रूट किया है। जैसे कि लेबर मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में जाता है, वैसे वो अपने लॉजिस्टिकल रोल्स, ट्रक चलाना, सामान आगे वॉर फ्रंट पे ले जाना, उसके लिए लोगों को हमारे रीजन से रिक्रूट कर रहे हैं। अब नेपाल से ये पहले ही पता था कि, क्योंकि नेपाल के लोग भारत के फ़ौज, यूके की फ़ौज कई जगह सर्व करते हैं, जो लोग वहाँ नौकरी नहीं खोज पा रहे थे, ये पता था कि वो यूक्रेन, रूस जैसी जगह जा रहे थे। लेकिन अब पता लगा कि भारत के भी कुछ युवक गए हैं। 20 की बात हो रही है। कुछ लोगों का ये समझ है कि 20 से कहीं ज़्यादा गए हैं। यूट्यूब पे खुलकर कैंपेन चल रहे थे कुछ दुबई के लेबर एजेंट्स के थ्रू, कि आप रूस अगर जाएंगे तो 3-4 लाख रुपए महीने कमा ले सकते हैं। हाँ, खतरा तो है, लेकिन कमाई भी बहुत अच्छी है। और ये उनको अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि एक्चुअली लड़ना नहीं पड़ेगा। अब इनमें से कुछ युवक, एक का तो पक्का है मारा गया है, शायद कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और कुछ डर के वापस आना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने रूसी लैंग्वेज में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और रूस इंसिस्ट कर रहा है कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। इनसे कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, ये वॉर के फ्रंट लाइन्स पे है। पहली बार, मतलब हमारी जानकारी में, जबकि कई बार पहले भारतीय नागरिक दूसरे जंगों में फंस गए हैं, लीबिया में या लेबनान में या बाकी जगह, पहली बार हुआ है कि भारतीय नागरिक जंग लड़ते हुए, मतलब एक तरह से मर्सनरी होते हुए फंस गए हैं लड़ाई के बीच में। और कुछ मुल्कों में ये एक्सेप्टेबल होता है कि मर्सनरी प्राइवेट कंट्रैक्टर हो और ये वॉर का रोल्स करे। यूएसए, रूस दोनों में बड़ी बड़ी कंपनी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन भारत में कभी ऐसे प्रथा नहीं रही। और एक दो इसमें कंसर्निंग बातें भी हैं। पहली बात है कि ये लड़के वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे, वॉर में हार्डन होंगे, वापस आके ऐसी कोई क्रिमिनल हरकत तो नहीं करने लगेंगे जिससे देश को खतरा पहुंच सकता है। दूसरी बात है कि क्या धीरे धीरे जब ये अग्निवीर स्कीम, जिसमें बहुत सारे लड़कों की ट्रेनिंग होगी, और शायद उन सबको उस लेवल की नौकरी नहीं मिल पाएगी जो वो चाहते हैं, क्या भारतीय नागरिक आने वाले दशकों में ग्लोबल मर्सनरी बिजनेस ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, और उसके क्या नतीजे रहेंगे हमारे समाज और पॉलिटी के लिए? जी, तो ये सवाल अब उठने लगे हैं, और शायद यूक्रेन में जो हो रहा है पहला झलक है इसका। इसी बात पे पहला सवाल लूँगी। सत्यम का सवाल है, बोल रहे हैं अपूर्वा मैम और स्वामी सर, मैं ये जान के शौक नहीं हूँ कि हमारे देश से लोग लड़ने के लिए रूस या यूक्रेन जा रहे हैं। जो बेरोज़गारी हमारे देश में है उससे निकलने के लिए अगर लोग कहीं जा रहे हैं तो उसमें चिंता की बात तो है, लेकिन बहुत बड़ी स्टोरी तो नहीं है। लेकिन मैं ये देख के शौक ज़रूर हूँ कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया में इसे हाईलाइट किया जा रहा है। अगर कोई समझदार व्यक्ति बिना किसी फोर्स के रूस के लिए लड़ने जाना चाहता है
तो इसमें इतना शॉक और हेडलाइन वाली क्या बात है स्वामी सर? वो बोल रहे हैं रूस की सरकार कोई हिंदुस्तानी को फोर्स तो नहीं कर रही है बल्कि लालच दे के लड़ने बुला रही है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि भारत रूस से अभी भी यूक्रेन युद्ध के पहले जैसा ही रिलेशनशिप रखा गया है और फिर मोदी पीड़ित समाज को कुछ ना कुछ चाहिए मोदी को बदनाम करने के लिए। ये आपकी बात में सच्चाई हो सकती है, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें जो शॉक का टोन आया है ऐसे कुछ होना चाहिए। और कई सारे मुल्क रूस जैसे ही मर्सिनरीज़ को हायर करते हैं। फ्रांस के एक बहुत फेमस फोर्स है फॉरेन लीजन, जहाँ वो क्रिमिनल्स भी ले लेते हैं फॉरेन लीजन में। और ये कहा जाता है कि जिस वक्त कोई फॉरेन लीजन को ज्वाइन करता है तो उनका पास सारा माफ़ कर दिया जाता है, भूल दिया जाता है, और वो अपने मिलिट्री सर्विस के लिए रिहेबिलिटेट कर दिए जाते हैं, जो कि रूस में होता है। साउथ अफ्रीका के मर्सिनरीज़ अफ्रीका के कई मुल्कों में लड़े हैं। यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड स्टेट्स के मर्सिनरी मतलब ऑफिसर रोल्स में अंगोला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कई जगह पहुंच गए हैं। तो इसमें कोई शॉक हॉरर की बात तो नहीं है कि भारतीय नागरिक रूस में लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लिप साइड इसका है कि तीन इसमें सीरियस इश्यूज़ हैं। पहली बात है लॉज ऑफ वॉर, जिस पे शायद अपूर्वा की ज़्यादा जानकारी होगी लीगल साइड पे। लेकिन लॉज ऑफ वॉर, यूनिफॉर्म सोल्जर्स, किसी मुल्क के यूनिफॉर्म सोल्जर्स जिनका रैंक और नंबर होता है, उन्हीं को जेनीवा कन्वेंशंस का प्रोटेक्शन देता है। मर्सिनरी जो पैसे की लालच में लड़ रहा है और जिसका मिलिट्री रैंक और नंबर नहीं है, जो किसी नेशन के फ्लैग को नहीं पहनता अपने यूनिफॉर्म पे, उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मर्सिनरी को प्रिजनर ऑफ वॉर के सारे जो हक है वो नहीं मिलते और वो मार गिराए जा सकते हैं स्पाई के एलिगेशन पे। तो डेफिनेटली भारत ये नहीं चाहेगा कि हमारे बहुत सारे नागरिक ऐसी किसी हालत में फंसे जिनसे उन्हें निकालना मुश्किल होगा। और ये लॉज ऑफ वॉर का सीरियस मैटर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के कैप्टर्स को प्रिजनर ले रहे हैं। फॉरेन वॉलंटियर्स जो यूक्रेन के साथ लड़े हैं वो प्रिजनर लिए गए हैं, रूस के फॉरेन वॉलंटियर प्रिजनर लिए गए हैं, और ये स्पष्ट है कि उनको जो अधिकार जो प्रिजनर ऑफ वॉर को मिलते हैं वो इनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है कि क्या जो लोग जा रहे हैं वो वाकई समझते हैं कि किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। और ये भी ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, आप जो कह रहे हैं बेरोज़गारी के बारे में बिल्कुल सही बात है, और हमने ये देखा है कि कई सिचुएशंस में इसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो इराक़ में आपको याद होगा जब दाइश या इस्लामिक स्टेट उभर के आया था, उस वक्त पंजाब के मज़दूर बड़े सारे किडनैप होकर वहाँ फिर मार दिए गए थे। और फैक्ट ये था कि क्योंकि भारत एक गरीब मुल्क है, वो लेबरर्स उस डेंजरस हालात में काम करने को तैयार थे, और शायद पूरी तरह जानते भी नहीं थे कि किस खतरे में वो घुसे हैं। जिस जगह से सारे लोग, वहाँ के लोकल लोग ही भाग के छोड़ रहे थे, हमारे मज़दूर वहाँ जा रहे थे इस उम्मीद में कि वो अच्छी कमाई कर पाएंगे। यही हालत लोगों के बने हैं लिबिया में, कई और मुल्कों में, यमन में ऐसे हुआ है। और डेफिनेटली हर एक का हक है कि अगर वो पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस केस में लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनने साइन किए वो रूसी में थे, उनको समझ नहीं था कि उन पे रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, और वो जानते नहीं थे कि डायरेक्टली वो फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय होंगे। अब ये सच हो सकता है या झूठ हो सकता है, आई कैन नॉट से, लेकिन ये तो है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये लोग वाकई समझ रहे थे कि किस सिचुएशन में वो पहुंच रहे हैं। और तीसरी बात है कि भारत में ही एक कंसर्न रहा है, और ये हमारे शायद फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा है, कि हमारे लोगों को गुर्बत के वजह फॉरेन वॉर्स में धकेल नहीं दिया जाना चाहिए। पहले विश्व जंग के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, भारत से लाखों सोल्जर इराक़ से लेके फ्रांस तक बैटलफील्ड्स में लड़े, और सिर्फ भारत के लोग नहीं, लेकिन अफ्रीका के कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के फ्रांस के लिए लड़े, कई जगह लड़े। और इन लोगों पे काफ़ी बार जो बड़े ज़मींदार होते थे या उस वक्त के पॉलिटिकल नोटेबल्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनको कोटा दिए जाते थे कि अंग्रेज़ साम्राज्य के लिए आपको इतने सारे फ़ौजी पैदा करने हैं। और ख़ास तौर से पंजाब में बड़ा दबाव लगाया गया था गांव वालों पे कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपके गांव पे हमले कर दिए जाएंगे, या वहाँ जो बड़े ज़मींदार थे वो आपको ज़मीन से भगा देंगे।
तो मजबूर करके लोगों को भेज दिया गया। और ये एक हमारे नेशनल कॉन्शियसनेस में रहा है कि गुर्बत के वजह लोगों का फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है, और एक फीलिंग हमेशा रही है कि हमें हमारे लोगों को बचा के रखना चाहिए ऐसे सिचुएशन से। अब डेफिनेटली इसमें जो वेस्टर्न शोर शराबा हुआ है उसमें तो चलो ये फजूल की बात है, क्योंकि उन्हीं के मुल्क यही सब करते हैं, मर्सनरीज़ को हायर करते। लेकिन हमें डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमारे लोगों की सेफ्टी और वेलफेयर का सोचना चाहिए। जी, अगला सवाल संकल्प का है। वो बोल रहे डिसेप्शन के कुछ आरोप हैं, लेकिन भारतीय हर जगह काम करने जाते हैं, यहाँ तक कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को रिप्लेस करने के लिए भारतीयों को भर्ती किया। बेहतर वेतन ही ये कारण है कि भारतीय अमेरिकी सेना के सहायक के रूप में अफगानिस्तान भी गए। आखिरकार हम 1.4 बिलियन का देश हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि रूसी जनसंख्या पिछले कुछ दशकों यानी कि यहाँ तक कि यूएसएसआर एरा से स्थिर क्यों है? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? एक्चुअली आप जो रूस की आबादी का कह रहे हैं, वो हमने अपने इंट्रोडक्टरी डिस्कशन में भी मैंने उसका जिक्र किया था। रूस की और यूक्रेन की भी आबादी देखो तो कई सालों से गिर रही है। और ये सिर्फ रूस और रशिया का मामला नहीं है, ये सारे जो कंट्रीज़ थोड़े एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंचते हैं और जहां महिला ख़ास तौर से पढ़ लिख लेती हैं, वहां आबादी गिरने लगती है। भारत के अंदर ही हमने देखा है कि जिन स्टेटों में हेल्थ सिस्टम थोड़ा बेहतर है और जहां महिलाओं की पढ़ाई हुई है, वहाँ जनसंख्या गिरी है, क्योंकि विमेन ये अपने रिप्रोडक्टिव डेस्टिनी पे कंट्रोल ला पाते हैं और समझते हैं कि मतलब 4 बच्चे या 5 बच्चे होने से इसका रिज़ल्ट यही रहता है कि कोई बच्चा आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, फैमिली का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। और रूस और जापान में भी, रूस की क्या बात करनी है, यूरोप के हर मुल्क में पॉपुलेशन गिरा है। जबकि जर्मनी जैसे मुल्क कुछ हद तक अपने सिचुएशन को इमिग्रेंट्स को लाके इम्प्रूव कर पाई है, रूस हमेशा रिलक्टेंट रही है फॉरेनर्स को लाने के लिए। और इसका एक ये वजह कहा जाता है कि रूस काफ़ी एक रेसिस्ट सोसाइटी है। सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स जो पहले वहाँ गए थे सोवियत यूनियन के वक्त, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, उनके साथ मॉस्को और बाकी शहरों में बहुत वक्त वक्त पे टेंशन उभर के उठा है। तो ये कहा जाता है कि वो बाहर के इमिग्रेंट्स नहीं लेना चाहते और पॉपुलेशन की प्रॉब्लम रही है। लेकिन एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम यूक्रेन में भी रही है। और इनफैक्ट मैं अपूर्वा को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस पे बहुत इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक डेटा है, वो नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देंगे, आप देख ले सकते हैं। दूसरी जो आप बात लेकिन उठा रहे थे, मतलब लोगों के फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर की, वो मेरे ख्याल से पहले सवाल में भी मैंने एड्रेस किया कि गरीब आदमी का कोई फ्री एंड फेयर एक्सचेंज नहीं होता है। जो मजबूरी में जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्रीली लड़ने गया है। तो डेफिनेटली हमें कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा जिससे हम जैसे जो अनपढ़ मजदूर जाते हैं मिडल ईस्ट और बाकी जगह काम करने, एक प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का ऑफिस है जिनसे उनको एक स्टैंप लगाना पड़ता है, लेबर एजेंट्स को एक लाइसेंस लेना होता है। तो कुछ लीगल सिस्टम्स बनाए गए हैं, हाँ वो परफेक्टली नहीं काम करते, फार फ्रॉम इट, लेकिन कुछ सिस्टम तो बना है। और मेरे ख्याल से कुछ सिस्टम ये भी बनना चाहिए, अगर हम मर्सनरी रिक्रूटमेंट अलाउ करें, कि कम से कम इन लोगों को क्लियरली बताया जाए कि किस सिचुएशन में जा रहे हैं और उसकी पेमेंट कितनी होगी, और ये कोई गारंटी दिया जाए कि वो पेमेंट टाइम पे उनकी हो जाएगी। इस सवाल के अलावा संकल्प ये भी कह रहे हैं कि मैंने पिछले सप्ताह आपसे ये पूछा था लेकिन मेरा प्रश्न उठाया नहीं गया। वो बोल रहे रूस वास्तव में किससे डरता है? नेटो द्वारा उनके क्षेत्र पर आक्रमण की संभावना नहीं है, तो क्या वह लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस है या यूएसएसआर को पुनर्जीवित करने का कोई पुराना सपना है जिसके कारण रूस ईस्टर्न यूरोप से खुश नहीं है? तो मोटे मोटे संकल्प जी 2 थियरियाँ बताई जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि पुतिन एक तरह से सोवियत यूनियन के नॉस्टैल्जिया में खोए हुए हैं। उनने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी जिनने कहा था कि सोवियत यूनियन का टूटना हमारे ईरा का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिज़ास्टर है, शायद डिज़ास्टर ही कहा था उनने। और एक ये थियरी है कि जैसे स्टालिन ने एक बड़ा सोवियत यूनियन बनाया, पुतिन भी एक वो जो लॉस ऑफ प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस था सोवियत यूनियन के टूटने से, वो उसको एड्रेस करके ग्रेटर रशिया बनाना चाहते हैं।
और दूसरी ये स्कॉलर्स में थियरी है कि पुतिन इसलिए परेशान थे क्योंकि सोवियत यूनियन जब टूटा था, ये कहा जाता है कि उनको कुछ गारंटीज़ दिए गए कि नेटो का ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट नहीं होगा, यानी जो न्यू सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मुल्क बन रहे थे उनमें नेटो नहीं घुसेगा। अब ये कहा जाता है, जबकि इस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थोड़ा कम है, जो डिक्लासिफाइड मटेरियल हुआ है, ऐसे कोई वादे नहीं हार्ड एंड फास्ट दिए गए, लेकिन कुछ डेफिनेटली इशारे किए गए थे। लेकिन नेटो ईस्टवर्ड लगातार बढ़ते गया और सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के बहुत ही करीब पहुंच गया। और यूक्रेन जो सोवियत एक रिपब्लिक था, सिर्फ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं था, उसकी जब वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट चली, वहाँ जो प्रो रूसी गवर्नमेंट थी वो गिरी, तो रशिया अपने पे खतरा महसूस करने लग गई कि नेटो बहुत करीब आ गया है। आप याद करेंगे कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रशिया बना था, कुछ वक्त यहाँ तक बात हुई थी कि रूस भी नेटो में किसी दिन शामिल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और एक नई कोल्ड वॉर का माहौल धीरे धीरे बनने लगा। अब मुझे लगता है इन दोनों थियरीज़ में सच्चाई हो सकती है। 50 साल बाद जब कोई हिस्टोरियन सोवियत आर्काइव, रशियन आर्काइव एक्सक्यूज़ मी, में बैठेगा तो शायद उनको सच्चाई पता लगेगी। लेकिन दोनों थियरियों में सच्चाई हो सकती है और डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने जो नेटो को पुश किया है लगातार ईस्टवर्ड्स, इससे रशिया की स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटीज़ तो बढ़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ है रशिया को यूक्रेन इन्वेड करने का, लेकिन मेरे ख्याल से रीजनल स्टेबिलिटी पे यूनाइटेड स्टेट्स ने और वेस्टर्न यूरोप ने उतनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई जितनी शायद वो दिखा सकते थे। आजकल काफ़ी बात चल रही है कि एक सल्यूशन ये हो सकता है कि यूक्रेन और कुछ और मुल्क जैसे बेलारूस और दूसरे जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं, उनको आगे कुछ फिनलैंड टाइप स्टेटस दिया जा सकता है। अब फिनलैंड ने एक आर्म न्यूट्रलिटी का पोस्चर अडॉप्ट किया, तो कोल्ड वॉर के दौरान वो ना नेटो में थे ना वार्सो पैक्ट में, वो न्यूट्रल रहे और न्यूट्रल होते हुए अपने आप को डिफेंड करने के लिए ज़रूर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन किसी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़े। तो आगे ऐसे कोई न्यूट्रलिटी का पोजीशन यूक्रेन के लिए और बाकी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के लिए नेगोशिएट किया जा सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पे चर्चा और डिप्लोमेटिक डायलॉग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वॉर एक पॉइंट पे पहुंचा है जहां बाकी बात छोड़िए, ये अब स्पष्ट है कि दोनों साइड कोई डिसाइसिव विक्ट्री जीत नहीं सकते हैं और जितनी देर ये लड़ते रहेंगे सिर्फ यंग लोग शहीद होते रहेंगे विदाउट एनी बेनिफिट। अगला सवाल आदित्य का है। वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं या अगर कोई रिपब्लिकन जीतने में सफल हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये रूस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हम फाइनली युद्ध को रूस के फेवर में समाप्त होते हुए देखेंगे? आदित्य जी, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, इसमें एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फेज लगा कि रूस के फेवर में। मेरे ख्याल से वो वक्त जंग के पहले हफ्तों में निकल गया। ये क्लियर था जब रशियन पैराट्रूपर्स कीव पे पहुँचे थे जंग के पहले घंटों में, कि व्लादिमीर पुतिन सोच रहा था कि काफ़ी यूक्रेन का एक लार्ज क्षेत्र बहुत जल्दी वो कब्ज़ा ले कर पाएंगे और उस क्षेत्र को कब्ज़ा करके वो सरकार गिरा पाएंगे, सरकार बदल दे पाएंगे और एक प्रो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन में इंस्टॉल कर दे पाएंगे। लेकिन वो गैम्बल फेल हो गया। अब जो एरियाज़ सिमिलरली क्राइमिया में ऑक्यूपाइड है, वो मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली यूक्रेन रशिया को उन एरिया से एविक्ट नहीं कर पाएगा। तो फ़ायदा नुकसान मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज़ का अब जंग में हो नहीं सकता। एक स्टेलमेट सा सिचुएशन बन गया है। ना दोनों मुल्क के पास आर्थिक साधन है जिससे वो अपनी ताकत इतनी बढ़ा ले सकते हैं कि वो डिसाइसिव डिफीट दूसरे साइड पे इम्पोज कर पाए। तो जब दो साइड जीत नहीं सकते जंग को, तो जिम्मेदारी इसी में रहती है कि कहीं वो सुलह कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जंग ख़त्म करे, क्योंकि ये डेडलॉक्ड वॉर ऑफ अट्रिशन में सिर्फ मतलब अपने ही लोगों को मरवा सकते हो, जीत हासिल नहीं कर सकते। आपका दूसरा हिस्सा जो है इस सवाल का ट्रंप के बारे में, डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ईवो दालदार जो बड़े वरिष्ठ यूएस डिप्लोमेट थे और नेटो में भी सर्व किया, कई मतलब बहुत प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स में सर्व किए, उनने कहा है कि ट्रंप अमेरिका की एक आइसोलेशनिस्ट
टेंडेंसी जो मतलब 100 साल से ज़्यादा एक रही है। आखिर बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो। बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना शामिल हो। तो ट्रंप एक पुराने अमेरिकन पॉलिटिक्स का ट्रेडिशन आगे ले जा रहे हैं कि दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें फंसना नहीं चाहिए। लेकिन पहली बार ये आइसोलेशनिज्म के पीछे अमेरिका की पॉपुलेशन का एक काफ़ी बड़ा इलेक्टरल सेगमेंट यानी रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पीछे पड़ गया। अब पहले जो फेमस रिपब्लिकन लीडर्स थे, चाहे वो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हो या जॉर्ज बुश हो, ये बड़े नाम जो थे वो आइसोलेशनिस्ट नहीं थे। इनफैक्ट वो अमेरिका को दुनिया के हर क्षेत्र में इन्वॉल्व करते रहे, इंटरवेंशंस हर जगह करते रहे, मिडल ईस्ट से लेके लैटिन अमेरिका तक, क्योंकि उनका ये समझ था कि अमेरिकन ग्रेटनेस या अमेरिका का स्टेटस एक सुपर पावर होते हुए तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अमेरिकन ताकत तभी बनाई रह सकती है अगर अमेरिका दुनिया भर में अपनी इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट कर पाए। और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप फ़िलहाल तो ये नहीं कह रहे कि वो चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर कोने से हट जाए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके एलाइज़ ज़्यादा पैसे भरे अमेरिकन सिक्योरिटीज़ ये अम्ब्रेला में से प्रोटेक्ट होने के लिए, अमेरिकन रक्षा के लिए। लेकिन फैक्ट तो ये है कि अमेरिका में थकान एक पैदा हो गया है। एक फीलिंग ये है कि हर वक्त अमेरिका पे फाइनेंशियल बोझ जाता है दुनिया भर के झगड़े पछड़े सीधा करने पे। और काफ़ी सारे अमेरिकन्स परेशान हो गए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रूस यूक्रेन पे कब्ज़ा कर ले तो अमेरिका का क्या नुकसान है। अब इसके जवाब बहुत सारे मतलब लंबे चौड़े दिए जा सकते हैं। जो अमेरिकन इंटरनेशनलिस्ट है वो ये कहेंगे कि अमेरिका का ट्रेड, अमेरिका का वेल्थ, अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ कायम रहती है क्योंकि वो ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो ये बहस अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली अमेरिका में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये आइसोलेशनिज्म के ग्रोथ के साथ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग 4 साल आगे रहेंगे। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।